भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के सर्च ऑपरेशन और मुहासरों में तेजी आ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते कश्मीरी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह रियाज नायको की साथियों समेत हलाकत के बाद कश्मीरी शदीद गम गुस्से का शिकार हैं। रियाज नायको की हलाकत के बाद कश्मीरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। वहीं भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों की आवाज को दबाने के लिए वादी में सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में कशीदगी में इजाफा हुआ है। रियाज नायको की शहादत के 5 फिरोज भी कश्मीरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस के हाथों हलाक किए गए रियाज नायको और उसके साथियों को खराज अकीदत पेश करने और उनके अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने की अपील की है। भारतीय हुकाम की जानिब से कश्मीरियों को एहतजाजी मुजाहरों से रोकने के लिए भारतीय फोर्सेस और पुलिस एहलकारों की मजीद तफरी तैनात कर दी गई है। पूरी वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। वादी कश्मीर में सख्त पाबंदियां आयद हैं। कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सीनियर सहाफ़ी नईमा महजूर साहिबा से। नईमा महजूर गुज़िश्ता कई बरसों से सहाफ़ती खिदमात अंजाम दे रही हैं और कश्मीर पर अपने कलम से आवाज़ उठाती आई हैं। नईमा महजूर साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नईमा महजूर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया देसी टीवी यूएस से देखने वाले नाजरीन को वक्त देने का। बताइएगा कि रियाज नायको की शहादत के बाद जो कश्मीर में एक लावा उबल रहा है, कश्मीरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं, वहीं कश्मीर में इंतहाई संगीन सूरत हाल देखने में आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, जब बुरहान वानी की हलाकत हुई और उसके बाद से ये कहा गया कि अब वहाँ पे जो है बंदूक बरदारों का दौर खत्म हो गया, अब बंदूक नहीं चलेगी, नौजवान अब बिल्कुल अब नाउम्मीद है, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद से जब रियाज नायको ये बात गलत साबित हुई कि नहीं, इस तरह से सूरत हाल जो है चेंज नहीं होगी, इसलिए कि वायलेंस आप करेंगे तो वायलेंस के जवाब पे बच्चों में, जो खासतौर से हमारे नौजवान हैं, उनमें एक गुस्सा है जब वो देखते हैं कि फौज की ज्यादतियां वहाँ पे, वो चाहे औरतें हों, वो चाहे बच्चे हों, और जो दहशत वहाँ पे बिछाई गई है, तो उसके बाद से वो समझते हैं कि अब अगर हमें अब मरना ही है तो क्या करें, अगर हम भी यहाँ से खुद बंदूक ना उठाए तो क्या करें, क्योंकि ये एक मजबूरी है। क्योंकि वरना मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी ऐसी कौम थी कि जो वायलेंस को कभी एक्सेप्ट करते थे या करना चाहती थी, लेकिन अब ये उनकी मजबूरी बन गई है बच्चों की कि वो जब देखते हैं कि जिस तरह की वहाँ पे पुरतशद्दुद सूरत हाल बनती जा रही है, आपको रात के दौरान घरों में आना फौज का, फिर वहाँ पे जो ज्यादतियां हो रही है, तो उसकी वजह से ये लड़के भी जो है हमारे कश्मीरी बच्चे, वो समझते हैं कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है बंदूक के बगैर क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर आपने जिस तरह रियाज नायको की हलाकत हुई है और फिर उसकी लाश को भी नहीं दिया अपने पेरेंट्स को दफनाने के लिए, इतनी ज्यादतियां, तो जो नौजवानों ने अब ये मंजर जो देखा जब उनकी हलाकत हुई, तो दूसरे नौजवान वो इससे क्या सबक लेते हैं, वो यही समझ हमें एक ना एक दिन अब मरना ही है, तो इसी तरह से लड़ लड़ के मरेंगे। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि जो उसकी पॉलिसी है उसको चेंज करे और बाकायदा इस डिस्प्यूट पे बात करे, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे कश्मीरी हो, और टेबल पे आके बात करे, क्योंकि बंदूक से कोई मसला हल नहीं होता है। और इस वक्त भी आप देखिए कि वहाँ नौजवान जो हैं, छोटे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, वो मिलिटेंसी की तरफ आगे हो रहे हैं। जितना ज्यादा तशद्दुद हो रहा है उतना ज्यादा बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये एक जो साइकिल बन गया है, इसमें अब कहीं पे वो स्टॉप लग रहा है, कहीं पे इसको खत्म किया जा रहा है। तो अब ये समझना कि अब रियाज नायको खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब अमन आएगा, अमन कायम होगा, मेरे ख्याल में ये सोच मुझे नहीं लगता है कि सही है। सही तरीके से इसको सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि मजीद जानों को बचाया जाए, मजीद जिंदगियों को बचाया जाए। तो ये सूरत हाल बहुत ही अब ज्यादा खतरनाक हो गई है, और अवामी हल्कों में खासतौर से बहुत गुस्सा है, इंतहाई अफसरदगी है, पश्चिमती है, इसलिए कि वो जब अंदर जो एक लावा उबल रहा है, लावा जो पक रहा है,
تو اس کو اگر آپ وینٹ نہ دیں تو لوگوں میں خاص طور سے ظاہر ہے یہ ایک آگ اندر سے ہے جو کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی صورتحال جب آپ ایسا ہو تو سمجھ لیجیے ایک والکینو ہے جو ابھی ابلنے والا ہے۔ نعیمہ ماجور صاحبہ، آپ گزشتہ کئی برسوں سے کشمیر پر آواز اٹھاتی آئی ہیں، کشمیر پر لکھ رہی ہیں، تو مسئلہ کشمیر گزشتہ 7 دہائیوں سے حل طلب مسئلہ رہا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب جبکہ 5 اگست کے بعد جو ہے بھارت کی جانب سے کشمیر کی خصوصی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے اور مزید اب حالیہ صورتحال میں جو کشیدگی آئی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ عالمی سطح پر اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی عملی اقدامات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دنیا آواز اٹھا رہی ہے، لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو گورنمنٹ آف انڈیا کی جو لابینگ ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ کشمیری آج تک جو ہے وہ اپنی آواز دنیا تک نہیں پہنچا پائے، اس لیے کہ ان کے جو پابندیاں ہیں، جو قدم ہیں، جو اسٹرکشنز ہے، وہ ان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈائسپورا ہے، کشمیری ڈائسپورا جو بھی جس ملک میں رہ رہا ہے، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں اس وقت کافی اب آوازیں آنے لگی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے عالمی ایوانوں تک یہ آوازیں پہنچانی ہوں تو اس میں کشمیریوں کو پیش ہونا ہوگا، اور خاص طور سے کشمیری ڈائسپورا کو ان کو اپنی بات بتانی ہوگی، ان کو اپنی بات سب کو سمجھانی ہوگی۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہے جس کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس سے اب آگے جانا ہوگا، اس لیے کہ ہم اب انتظار یہ نہیں کر سکتے کہ وہ قیادت کو کب ریلیز کیا جائے گا تبھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ کشمیر میں اس وقت آواز اٹھانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہاں پہ اتنی ساری ریسٹرکشنز ہیں، وہاں لوگوں کو یہ بھی یقین نہیں کہ کیا وہ زندہ رہ سکیں گے کہ نہیں، کیا وہ سانس بھی لے سکیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آواز اٹھانی ہے کشمیری ڈائسپورا جو باہر ہے، جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ نعیمہ ماجور صاحبہ، دیسی ٹی وی USA دیکھنے والے ناظرین کو بتا رہی تھی، کشمیر کی صورتحال پر بات کر رہی تھی کہ کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے فرینڈز آف کشمیر USA کی نمائندہ غزالہ حبیب صاحبہ سے۔ غزالہ حبیب صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں۔ غزالہ حبیب، بہت بہت شکریہ دیسی ٹی وی USA دیکھنے والے ناظرین کو وقت دینے کا۔ کشمیر میں جو حالیہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ تازہ ترین سانحہ ہوا ہے ریاض نائکو کو جو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2012 میں کشمیر کی تحریک آزادی کو جوائن کیا۔ ایسا شخص ریاضی کا استاد تھا جس کی آنکھوں میں انجینئر بننے کے خواب تھے۔ انہوں نے اپنی جو قوم کی حالت ہے وہ دیکھ کے اپنا جو آزادی کا جذبہ ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی تحریک جوائن کی جو ایک بہت آسان رستہ نہیں تھا، اور 2016 کے بعد سے جب وانی صاحب کی شہادت ہوئی، حزب المجاہدین کے چیف کمانڈر کی جو ایک انتہائی اہم ذمہ داری تھی وہ ریاض نائکو کو سونپی گئی، اور گزشتہ روز بیگ پورہ میں ایک جعلی آپریشن میں جو انڈین فورسز نے کیا، ریاض نائکو، عادل احمد اور ان کے ایک اور ساتھی، انہوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اور آپ سوچیں کہ جب ایک استاد قلم چھوڑ کے اسلحہ ہاتھوں میں تھامتا ہے، جب ایک استاد اپنے ہاتھ سے قلم سائڈ پہ رکھ کے ویپن پکڑتا ہے، تو اس کے پیچھے ایک کتنی بڑی سائیکالوجی کار فرما ہے، کتنی بڑی ایک ذہنی تحریک کار فرما ہے کہ وہ اس استاد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کاغذ قلم سے رشتہ توڑ کے ان ویپن سے رشتہ جوڑے جو اس کی قوم کی آزادی کی ضامن ہے، کہ وہ اس بات کا ادراک کرتا ہے کہ اس کے انفرادی فیوچر سے زیادہ جو اہم ہے وہ پوری قوم کا مستقبل ہے، آزادی سے جو جینے کا خواب ہر کشمیری دیکھ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کی شہادت کے بعد سے پوری جو کشمیری قوم ہے وہ ہر آنکھ اس کی اشک بار ہے، اور وہ تمام لاک ڈاؤن اور کرفیو کی پابندیوں کو نظر انداز کر کے وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، وہ
चौकों पे मोहल्लों में जमा हुए हैं और उन्होंने अपना जो एहतजाज का अमल है वो इंतहाई तेज़ कर दिया है। इससे भारत को ये सबक सीखना चाहिए कि वो कश्मीर के बेटों और बेटियों को शहीद करके अपनी हारी हुई जंग नहीं जीत सकता, बल्कि उसकी इस तरह की जो पुरतशद्दद और बहिमाना कार्रवाइयाँ हैं वो कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को और महमेज करती हैं और उन्हें इस बात का यकीन दिलाती हैं कि वो जब तक आज़ादी का सांस अपनी धरती में नहीं लेंगे वो अपनी जो जद्दोजहद है उससे दस्तबरदार नहीं होंगे। गजाला साहिबा, एक तरफ तो पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है और कोरोना की वैक्सीन इजाद करने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं? तो आज जब पूरी दुनिया भी इसी लॉकडाउन का शिकार है, इसी मुसीबत और इसी परेशानी को झेल रही है, तो शायद दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से एहसास हो कि कश्मीरी किस मुसीबत और तकलीफ में थे। लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक अमर यह है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन तलाश कर रही है, इंडिया इस वक्त भी कोशिश कर रहा है और तरीक़े ईजाद कर रहा है कि किस तरह कश्मीर में हारी हुई जंग को जीता जाए। जो मोदी है उसकी जो एक हिटलर की पैरवी की बदतरीन शक्ल मोदी की सूरत में हमें नजर आती है, वो इस वक्त कश्मीर में डोमिसाइल कानून ईजाद कर रहा है ताकि किस तरह गैर कश्मीरियों को, बीजेपी के गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को कश्मीर में आबाद किया जाए और जो कश्मीर की ज़मीनें हैं उन हिंदुओं को दी जाए, कश्मीरियों की जो मुलाजमतें हैं उन्हें दी जाए ताकि डेमोग्राफिक चेंजेस लाई जा सके और कश्मीरी मुसलमानों को मुस्लिम अक्सरियत से मुस्लिम अक़लियत में तब्दील किया जाए। और इस हवाले से मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें अल्लाह ने ये मौका दिया कि दिसंबर में यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ने प्रेजेंटेशन दी कश्मीर के हवाले से कि किस तरह वहाँ मजहबी बुनियादों पे तखसीस की जा रही है, किस तरह जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमें इसको नोटिस करना चाहिए और मैं स्पेशली अपील करूंगी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है, पाकिस्तान की वजारत अमूर कश्मीर है, पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी है, कि उनको अपना जो रोल है वो बड़ा स्ट्रांगली प्ले करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि वो बज़ाते ख़ुद कश्मीर के और कश्मीरियों के सफ़ीर हैं। तो ऐसे ज़बरदस्त सफ़ीर की मौजूदगी में हमें चाहिए कि जो बाकी इदारे हैं उनको भी मुतहर्रिक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गजाला हबीब साहिबा, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थी और कश्मीर पर बात कर रही थी।